नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लालचंद्र सिंह। देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले इस समय की हेडलाइंस। दिल्ली में अवैध रूप से रह रही 10 बांग्लादेशियों को पुलिस ने लिया हिरासत में। विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय की सहायता से निर्वासन की कार्रवाई शुरू। हैदराबाद में भाजपा कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। राज्य सरकार से पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान कर उन्हें वापस भेजने की मांग। वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। पीएम आवास पर हुई ये बैठक। जम्मू कश्मीर के रामबन में दुखद हादसा। सेना का एक ट्रक गहरी खाई में गिरा, 3 सैनिकों की मौत। पुलिस, एसडीआरएफ, सेना और स्थानीय लोगों ने चलाया बचाव अभियान। और पीएम मोदी आज खेलो इंडिया यूथ गेम्स का वर्चुअली करेंगे शुभारंभ। 15 मई तक युवा एथलीट अपनी प्रतिभा का करेंगे प्रदर्शन। हेडलाइन के बाद खबरें विस्तार से। राजधानी दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों की धरपकड़ लगातार जारी है। दिल्ली पुलिस ने 2 अलग अलग इलाकों से 10 अवैध बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया है। इसी कड़ी में दिल्ली के पूर्वी जिला पुलिस ने बिना वैध दस्तावेजों के शहर में रह रही 6 बांग्लादेशी महिलाओं को हिरासत में लिया है। इसके बाद दिल्ली स्थित विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय यानी FRRO की सहायता से निर्वासन की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ये महिलाएं पुलिस की पकड़ से बचने के लिए दिल्ली के विभिन्न स्थानों पर रह रही थी। इसी कड़ी में दिल्ली पुलिस के उत्तर पश्चिम जिले के विदेशी प्रकोष्ठ ने कार्रवाई करते हुए 4 अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को गिरफ्तार किया है। मामले की जांच करने पर पाया गया कि पकड़े गए बांग्लादेशी नागरिक ट्रांसजेंडर के रूप में ट्रैफिक सिग्नल पर भीख मांगने और अन्य गतिविधियों में लिप्त पाए गए। इनके पास से प्रतिबंधित IMO ऐप से इंस्टॉल किए गए 2 स्मार्टफोन बरामद किए गए, जिनका इस्तेमाल बांग्लादेश में अपने परिवारों के साथ संवाद करने के लिए किया जा रहा था। व्यक्तियों ने कबूल किया कि वो एजेंटों की सहायता से सीमाओं के माध्यम से अवैध रूप से भारत में प्रवेश कर गए और ट्रेनों से दिल्ली पहुंचे। आज की एक और बड़ी खबर। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। यह मुलाकात पीएम मोदी के आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर हुई है। और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने भारत द्वारा पाकिस्तान से सभी आयात पर प्रतिबंध लगाए जाने का भी स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से सभी तरह के आयातों पर प्रतिबंध सरकार का कूटनीतिक हमला है जो स्वागत योग्य है। जो आतंक फैलाएगा वो भारत के बाजार में जगह नहीं पाएगा। यह निर्णय केवल व्यापारिक ही नहीं बल्कि कूटनीतिक भी है। हमारा देश केवल जवाब नहीं देता बल्कि कार्रवाई भी करता है और यह स्वागत योग्य कदम है। कांग्रेस पर देश के हितों को सालों तक अनदेखा करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकारों ने दशकों तक पाकिस्तान के आगे नरम रुख अपनाया, लेकिन ये पीएम मोदी का शासन है। आतंक के मददगारों से ना तो व्यापार होगा और ना ही व्यवहार होगा। पाकिस्तान से सभी तरह के आयात पर प्रतिबंध मोदी सरकार का कूटनीतिक हमला है और स्वागत योग्य है। जो आतंक फैलाएगा वो भारत के बाजार में जहां नहीं पाएगा। ये निर्णय केवल व्यापारी के नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और सम्मान के साथ साथ एक कूटनीतिक हमला है। भारत अब जवाब नहीं कार्रवाई भी करता है। बयानों तक नहीं, जमीन पर कार्रवाई हो रही है। ये स्वागत योग्य कदम है। कांग्रेस की सरकारों ने दशकों तक पाकिस्तान के आगे नरम रुख अपनाया। बड़ी से बड़ी घटना पर क्रिकेट मैच बंद किया, पर यह नरेंद्र मोदी का शासन है। आतंक के मददगारों
से ना तो व्यापार होगा ना व्यवहार होगा। खबर हैदराबाद से, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। उनकी मांग है कि राज्य सरकार पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान करे और उन्हें वापस भेजे। और भाजपा के सांसद जगदंबिका पाल ने पाकिस्तान के आतंकवाद को बढ़ावा देने की निंदा की है। उन्होंने कहा कि पहलगाम में हमला हुआ और निर्दोष पर्यटकों को उनके परिवार के ही सामने मार दिया गया और ये पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित था। उन्हें पीड़ित परिवारों और देश की आंसुओं की कीमत चुकानी पड़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा है कि आतंकवादियों और उनके आकाओं को ऐसी सजा दी जाएगी जिसकी वे कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। जिस तरह की पहलगाम की घटना हुई है और हमारे निर्दोष पर्यटकों की हत्या उनके बच्चों और उनकी पत्नियों के सामने हुआ है, इस आतंकवाद की घटनाओं में स्पष्ट हो गया है कि आईएसआई और सीमा पार के उस पाकिस्तान की आर्मी आसिफ मुनीर के जो उनके सेना अध्यक्ष हैं उनके उकसावे पे और उन लोगों के स्पॉन्सर्ड किलिंग्स हुई हैं और इस पे निश्चित तौर से उन पीड़ित परिवार के और पूरा देश जो आक्रोशित है उनके आंसुओं का हिसाब उनको चुकाना पड़ेगा। और पहलगाम आतंकवादी हमले के 13वें दिन आज लाल चौक पर देश के अलग अलग हिस्सों से आए लोगों ने इस आतंकवादी हमले में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए हवन और पूजन किया। सनातन परंपरा में त्रयोदशी संस्कार के तहत हवन पूजन का विशेष महत्व है। ऐसा ही एक समूह गुजरात के सूरत से आया था, जिन्होंने हवन पूजन कर मृत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की। तो उनसे बातचीत की है हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्र ने। पहलगाम आतंकवादी हमले के 13 दिन बीत चुके हैं। लाल चौक पर लोगों ने इस आतंकवादी हमले के विरोध में प्रदर्शन किया, तो आज 13वें दिन लाल चौक पर मृत लोगों की आत्मा की शांति के लिए हवन किया गया, पूजन किया गया। सूरत से आए हुए शिव ओम मिश्रा हैं। आपने यहाँ पर क्या कुछ अनुष्ठान किए, क्या कुछ पूजा अर्चना की, क्या कार्यक्रम किए? आज जम्मू कश्मीर के हार्ट लाल चौक पर हम सब ने मिल कर के 22 अप्रैल को पहलगाम वाइसराय घाटी के अंदर हुए आतंकी हमले में शहीद 28 से अधिक हिंदू आत्माओं की शांति के लिए त्रयोदशी संस्कार यानी कि 13वीं संस्कार जो हमारे सनातन संस्कृति का एक विशेष महत्व है, आज उनकी आत्मा की शांति के लिए यहाँ पर त्रयोदशी संस्कार किया गया। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कश्मीर में हर धर्म के लोग, हर संप्रदाय के लोग, हर एक क्षेत्र के लोगों ने आकर यहाँ पर प्रदर्शन किया और इसकी निंदा की। माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि 28 की जगह 2800 मारेंगे तब इनकी आत्माओं को विशेष शांति मिलेगी। और आज यहाँ पर भगवा ध्वज स्थापित करके हम संदेश देना चाहते हैं कि कश्मीर और कश्मीरी दोनों हमारे हैं, हमारे परिवार का अभिन्न अंग है। और पाकिस्तान चाहता है कि हम कश्मीर से टूटे, कश्मीरी लोगों से टूटे, और वो हमेशा से कश्मीरियों के प्रति भारत को या हम सब लोगों को अलग करने का प्रयास करता है। परंतु भारत सरकार इसे टूरिज्म इंडस्ट्री बना करके और मजबूत बनाना चाहती है और यही फ़र्क हम में और पाकिस्तान के अंदर है। शहीद हुए हैं उनकी शांति के लिए यहाँ पे पूजा पाठ करने आए और एक अच्छा मैसेज देना चाहते हैं यहाँ आके कि यहाँ पे एक अमन बना रहे। मैसेज यही देना चाहती हूँ कि आप सब यहाँ आइए, यहाँ के ट्रैवल टूरिज्म को बढ़ावा दीजिए, यहाँ के लोगों का जो आप सब एक कमाई का जरिया है वो प्लीज़ बने रहिए। यही खाली एक संदेश है कि यहाँ पर जो भी मृत आत्मा है उनकी आत्मा की शांति हो और कश्मीर फिर से सुखमय, स्वच्छ और हमेशा टूरिस्ट से भरा, क्योंकि परेशानी सबके लिए है। तो ये यहाँ से एक वो किया गया आवाहन कि अब यहाँ कभी ऐसी जघन्य हत्या या कोई भी आतंकवादी गतिविधि न हो। आप देख सकते हैं कि पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में मारे गए लोगों की शांति के लिए प्रार्थना किया गया और निश्चित तौर से निर्णायक रूप से जब आतंकवाद पर प्रहार होगा तो पूरे देश को इसमें शांति मिलेगी। और कामना सबकी ये है कि कश्मीर में शांति रहे, देश में शांति रहे और सीमा के चाहे पार हो या फिर सीमा के अंदर आतंकवाद को प्रश्रय देने वाले या फिर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल लोगों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए। कैमरा पर्सन पीयूष वर्मन के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, लाल चौक, श्रीनगर।
और अब बात एक हादसे की। जम्मू कश्मीर के रामबन के बैटरी चश्मा में सेना का एक ट्रक 200 से 300 मीटर गहरी खाई में गिर गया, जिससे 3 सैनिकों की जान चली गई। पुलिस, एसडीआरएफ, सेना और स्थानीय लोगों ने बचाव अभियान चलाया। मृतकों को रामबन जिला अस्पताल ले जाया गया है। गौरतलब है कि ट्रक काफिले के साथ जम्मू से श्रीनगर जा रहा था। आगे की खबरों में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दिल्ली में आयोजित आर्कटिक सर्किल इंडिया फोरम 2025 को संबोधित किया। उन्होंने यूरोप भारत साझेदारी पर कहा कि यूरोप ने आज की दुनिया की वास्तविकता के साथ तालमेल नहीं बिठाया है। हम भागीदारों की तलाश करते हैं, उपदेशकों की नहीं। In a sense, arena or a domain of contestation, which is not going to be easy to recall. Now, this is not unique. I mean, we are going to see it in space, we're going to see it underwater, we're going to see it in AI. So, we are looking at a much more contested world, much sharper competition. We look for partners. We don't look for preachers. Particularly preachers who don't practice at home what they preach abroad. And I think some of Europe is still struggling with that problem. Some of it is changing. So the issue for us, I mean, in many ways, Europe, I think, has entered a certain zone of reality check. Now, whether they are able to step up to it or not, it's something we will have to see. But from our point of view, if we are to develop a partnership, there has to be some understanding, there has to be some sensitivity, there has to be a mutuality of interest, and there has to be a realization of how the world works. साथ ही डॉक्टर जयशंकर ने फोरम में नॉर्डिक देशों के साथ भारत के बढ़ते संबंधों के बारे में विस्तार से बात की। विदेश मंत्री ने कहा कि हमारे पास आर्कटिक पर सक्रिय रूप से शोध और साझेदारी करने वाले 25 विश्वविद्यालय हैं। यही नॉर्डिक देशों के साथ हमारी बहुत गहन साझेदारी का कारण है। Different range of partners in different domains, and one very important domain is resources. So that is why Russia and Australia, Brazil and Indonesia, Africa, these are important for us. We have about 25 universities actively connected with research or some kind of policy making on the Arctic. It is one of the drivers of our intensive engagement with the Nordics. अगली खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संस्कृत को भारत की अधिकतर भाषाओं की जननी बताया है। उन्होंने संस्कृत को आगे बढ़ाने के काम को न केवल संस्कृत के प्रचार प्रसार से जोड़ा, बल्कि इसे देश के उत्थान के काम से भी जुड़ा बताया है। अनेक विषयों में हजारों सालों से जो चिंतन हुआ है, वो अमृत संस्कृत में ही समाहित है। संस्कृत भारती से जुड़े एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये बातें कही। अधिकतर भाषाओं की मां संस्कृत है, संस्कृत उसकी जननी, और इसलिए संस्कृत को आगे बढ़ाने का काम ये न केवल संस्कृत का प्रचार है, भारत के उत्थान के काम के साथ अपने आप जुड़ा है। अनेक विषयों में हजारों साल से जो मंथन हुआ, चिंतन हुआ, जो उसका अमृत निकला, वो अमृत संस्कृत में ही संग्रहित कर यहां पर रखा गया है। भारत नेपाल सीमा क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। महाराजगंज जनपद के बॉर्डर क्षेत्र से 15 किलोमीटर की परिधि में आने वाले अवैध मदरसों को चिन्हित किया गया है। प्रशासन ने अभी तक 11 मदरसों पर नोटिस भेजकर उसे बंद करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। अल्पसंख्यक विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इन मदरसों में जांच के दौरान पाया गया कि यहां पर शिक्षा का स्तर अच्छा नहीं था। ऐसे में इन मदरसों को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। भारत नेपाल बॉर्डर पे 15 किलोमीटर की सीमा के अंदर जो भी अवैध मदरसे, जो भी गैर मान्यता प्राप्त मदरसे चल रहे हैं, जहां शिक्षा का स्तर अच्छा नहीं है, उन सभी मदरसों का सत्यापन किया जा रहा है। इस क्रम में
जनपद के नौतनवा तहसील के अंदर 8 मदरसे ऐसे पाए गए जो गैर मान्यता प्राप्त हैं और बॉर्डर के 15 किलोमीटर के एरिया में हैं। उन विद्यालयों का सत्यापन किया गया तो पाया गया कि उस विद्यालय में शिक्षण कार्य कराने लायक कोई भी आधारभूत संरचना वहाँ नहीं पाई गई। न तो श्यामपट पाया गया, न तो डेस्क बेंच पाया गया, न तो योग्यताधारी टीचर पाया गया। ऐसे सभी मदरसे के प्रबंधकों को निर्देशित किया गया कि उसमें जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन बच्चों को बेसिक शिक्षा के मान्यता प्राप्त विद्यालय या मान्यता प्राप्त मदरसे में उनका एडमिशन कराएं और ये इन मदरसों को तत्काल प्रभाव से बंद करना सुनिश्चित करें। अगली खबर, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने उत्तर भारत की पहली 128 स्लाइस डिजिटल पीईटी सीटी मशीन ओमनी लेजेंड का गुड़गांव में उद्घाटन किया। साथ ही महाजन इमेजिंग एंड लैब्स में अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब का उन्होंने शुभारंभ भी किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने प्रिवेंटिव स्वास्थ्य सुविधा पर जोर दिया। Considering that today the entire emphasis and focus is on preventive health care, which is not only a responsibility of the medicos or the medical professionals, I think it's more of a national responsibility also. More so in the context when Prime Minister Modi keeps reminding us that for making of Viksit Bharat, we need to channelize the energies of each and every citizen. And in a country like India, where more than 70% of the population is below the age of 40, so how can we afford this vital energy and vital potential to be squandered away at the altar of preventable diseases? आगे देखेंगे कुछ और बड़ी खबरें। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। 80% फिटनेस सही डाइट से और 20% एक्सरसाइज से होती है। हर महीने तेल की खपत 10% घटाएं। बेहतर फिटनेस के लिए कम तेल का इस्तेमाल करें, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं। एक फिट और हेल्दी नेशन बनने के लिए हमें ओबेसिटी की समस्या से निपटना ही होगा। एक तरीका मैंने सुझाया था, खाने के तेल में 10% की कमी करना। कम तेल में बड़ी बात, सेहत रहे दिन और रात। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है ब्रेक के बाद। आज की एक और बड़ी खबर, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए की ओर से आज देश भर में नीट यूजी की परीक्षा का आयोजन किया गया। देश भर के 552 शहरों के कुल 5453 परीक्षा केंद्रों पर इस समय यह परीक्षा चल रही है। दोपहर 2 बजे से प्रारंभ हुई परीक्षा का समापन शाम 5 बजे होगा। मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रम के लिए इस परीक्षा में 22,76,000 छात्रों ने पंजीकरण कराया है। यह पहला मौका है जब इस परीक्षा की निगरानी के लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा बनाया गया है। दिल्ली के रोहिणी के एक परीक्षा केंद्र का जायजा लिया है हमारे सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता ने। एनटीए के द्वारा देश भर में नीट यूजी की परीक्षा आयोजित की गई है। लगभग देश भर में 552 शहरों में इस परीक्षा का आयोजन किया गया है, जिसके लिए 5453 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। मैं इस समय दिल्ली के एक नीट परीक्षा सेंटर पर हूं और आप देख सकते हैं इस समय मैं खड़ा हूं सर्वोदय कोएड विद्यालय, जो सेक्टर 8 रोहिणी का एक परीक्षा केंद्र है, जहां पर लगभग विद्यार्थी इस समय परीक्षा केंद्रों के अंदर जा चुके हैं और जो परीक्षा है पूरे देश भर में सिर्फ एक ही शिफ्ट में आयोजित की गई है। 2 बजे से लेके 5 बजे तक इस परीक्षा का आयोजन किया गया है। देश भर में एक ही शिफ्ट में इस परीक्षा को आयोजित किया गया है और 5400 से ज़्यादा जो पूरे देश भर में सेंटर्स हैं, वहाँ पर जो नीट के विद्यार्थी हैं आज नीट यूजी की परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। एनटीए के अधिकारी हर परीक्षा सेंटर्स पर हैं और पूरी पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था के साथ पुलिस की टुकड़ी और विद्यालय की जो टीम है वो फ्रिस्किंग और स्कैनिंग करती है। उसके बाद जो विद्यार्थी हैं वो सेंटर्स के अंदर प्रवेश करते हैं। 2 बजे से परीक्षा प्रारंभ होती है और 5 बजे तक इस परीक्षा का समापन किया जाएगा। जो परीक्षा केंद्र हैं वो बंद है। इस समय नीट की परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। नीट की परीक्षा प्रारंभ हो चुकी है और जो बाहर हर सेंटर्स पे देखेंगे तो बाहर जो भी पेरेंट्स हैं, जो गार्जियंस हैं बच्चों के साथ, वो आए हैं और इस समय वेट कर रहे हैं। कुल मिलाकर कहें तो
नीट यूजी 2025 की परीक्षा जो है इस समय पूरे देश भर के 543 सेंटर्स पर आयोजित की गई है। इसके अलावा जो है 14 विदेशों में भी सेंटर्स बनाए गए हैं। चूँकि ये परीक्षा खासी अहम मानी जा सकती है। नीट यूजी की परीक्षा खासा अहम इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि ये रास्ता है गेटवे टू मेडिकल एंट्रेंस के तौर पे देखा जा सकता है, और एक बड़ी परीक्षा के तौर पे तो देश के अलावा विदेश में भी 14 सेंटर्स है। कुल मिला के इस समय परीक्षा जारी है। 5 बजे ये परीक्षा समाप्त होगी। कैमरामैन राधेश्याम के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, दिल्ली। और अब बात वेव्स 2025 की। वेब्स 2025 में इनोवेट टू एजुकेट हैंडहेल्ड डिवाइस में एक से बढ़कर एक इनोवेशन देखने को मिला। इस दौरान प्रतियोगिता के विजेताओं से हमारे संवाददाता ने ये खास बातचीत भी की है। हम यहाँ वेव समिट पे चौथे और आखिरी दिन पर हैं और कई सारे अमेजिंग टैलेंट जो हैं वो सामने आए हुए हैं। ऐसा ही एक चैंपियनशिप था इनोवेट टू एडुकेट, जिसमें बच्चों ने, पार्टिसिपेंट्स ने ऐसे ऐसे डिवाइसेस बनाए हैं, हैंडल डिवाइसेस, जो डी एडिक्शन के लिए खास करके जाना जाता है और साथ ही लर्निंग के लिए जाना जाता है। आप लोगों ने क्या क्रिएट किया है, क्या है आपकी कंपनी का नाम और एक्सपीरियंस कैसा रहा समिट में? हमने एक एडुस्पार्क नाम का डिवाइस बनाया है जो कि बच्चों को उनके कॉग्निटिव स्किल्स डेवलप करने में हेल्प करेगा, लाइक बेसिक मैथमेटिक्स प्रॉब्लम सॉल्व करना, पजल सॉल्व करना, पैटर्न रिकग्निशन, मेमोरी रिटेंशन। और इसके अंदर हमने बहुत सारे इंटरेक्टिव गेम्स डाले हैं जिससे कि वो एंगेजिंग बने। हमने एक एलईडी डिवाइस बनाना है जिसमें कि मैथ्स के क्वेश्चंस आएंगे और बच्चा यहाँ पे फिजिक्स के टफ कॉन्सेप्ट को विजुअलाइज भी कर सकता है। जैसे ये प्रोजेक्टाइल है, अलग अलग तरीक़ों से क्या इफेक्ट आएगा। अब ये हमारा डिवाइस रहेगा एलईडी स्क्रीन पर, ओलेड स्क्रीन पर, जिससे कि बच्चों को मोबाइल एडिक्शन हट जाएगा। हमारे लिए ये एक बहुत ही चैलेंजिंग एक्टिविटी थी बिकॉज़ इसका कोई भी हमारे पास प्रोटोटाइप अवेलेबल नहीं है इंडिया में एंड और वर्ल्ड में भी कोई ऐसा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है जिसको देखकर इसका इनोवेशन किया जा सके या इसको रिप्लिकेट किया जा सके। सो ये एक लीप सा नया इनोवेट टू एजुकेट हमारे लिए एक चैलेंज था जिसमें बच्चों ने बहुत मेहनत की है। ये 1800 प्लस रजिस्ट्रेशन के बाद 8 टीमें यहाँ खड़ी हैं हमारे सामने, जिनके यूनिक प्रोडक्ट्स जो आप देख पा रहे हैं, हर चीज़ अलग अलग को एड्रेस कर रही है, अलग अलग कंसर्न को एड्रेस कर रही है हमारी कंट्री। इनोवेट टू एडुकेट जो चैलेंज है, जैसा मैम बता भी रही थी, वो उसे एड्रेस भी कर रहा है, साथ ही क्रिएटिविटी को भी सामने ला रहा है, उन्हें प्लेटफॉर्म दे रहा है। कैमरा पर्सन गौरव कागड़ा के साथ श्यामा मिश्रा, डीडी न्यूज़, मुंबई। अब बात पवित्र यात्रा की। गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद आज भक्तों के लिए बद्रीनाथ धाम के कपाट भी विधि विधान के साथ खोल दिए गए। मंदिर परिसर को आकर्षक फूलों से सजाया गया है। श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई। हजारों भक्त इस अद्भुत पल के साक्षी बने। मंदिर परिसर का कैसा नजारा है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम के कपाट विधि विधान के साथ भक्तों के लिए खोल दिए गए हैं। हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। बाबा बद्रीनाथ के जयकारों के साथ हजारों भक्त अद्भुत पल के साक्षी बने। मंदिर के मुख्य पुजारी ने विघ्नकर्ता भगवान गणेश की पूजा के बाद मंदिर के कपाट खोले। इस अवसर पर स्थानीय महिलाओं ने शुभ कार्य से पूर्व किए जाने वाले झोड़ा नृत्य कर और लोकगीत गाकर मंगल कामनाएं की। मंदिर को 40 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। इस मौके पर श्रद्धालुओं के ऊपर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई। मौके पर गढ़वाल राइफल्स ने पारंपरिक धुन भी बजाई। मंदिर परिसर में सुबह 5:30 बजे से द्वार पूजन शुरू किया गया और 6 बजे बद्रीनाथ धाम के कपाट दर्शन के लिए खोल दिए गए। इस खास अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। पूजा अर्चना कर भगवान बद्री विशाल का आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने बद्रीनाथ मास्टर प्लान का भी जायजा लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बद्रीनाथ धाम की कपाट खुलने पर देश प्रदेश के श्रद्धालुओं को बधाई व शुभकामनाएं दी। मैं सभी आने वाले तीर्थयात्रियों का, श्रद्धालुओं का, सबका देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर, भगवान के द्वार पर खुदाने पर सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सभी आने वाले तीर्थयात्रियों की, श्रद्धालुओं की
यात्रा कुशलतापूर्वक संपन्न हो। वहीं बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के द्वारा आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सभी प्रकार की व्यवस्था की गई है। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने पर टिहरी राजवंश की खास भूमिका रहती है। ऐसी मान्यता है कि भगवान बद्री विशाल के दीपक का तेल टिहरी राज परिवार के द्वारा ही पिरोया जाता है। परंपरा है कि भगवान का जो गाड़ू घड़ा तेल जो है और जो कपाट उद्घाटन की तिथि होती है वो राज दरबार से निकाली जाती है। बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने पर देश प्रदेश के हजारों श्रद्धालु बद्रीनाथ जी के दर्शन के लिए आतुर दिखे। श्रद्धालुओं का कहना है कि यहाँ आकर उन्हें आनंद की अनुभूति होती है। परमात्मा से मिलन होता है, यहाँ की अनुभूति तो बयान ही नहीं कर सकते, शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। कपाट खुलने के बाद से करीब 10,000 से ज्यादा श्रद्धालु धाम पहुंचे। श्रद्धालु अगले 6 महीने तक भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर पाएंगे। इससे पहले 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री यमुनोत्री धाम और 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खोले गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। की जमीनी स्तर पर युवा प्रतिभाओं को पहचान देने और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें सामने रखने के मंच खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 7वां संस्करण का आगाज आज से होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम वर्चुअल संदेश के जरिए इन खेलों का उद्घाटन करेंगे। ये खेल 15 मई तक आयोजित होंगे। ये पहली बार है जब खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार में आयोजित होंगे। इन खेलों के आयोजन के लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 को लेकर हर ओर उत्साह का माहौल है। बिहार के 5 शहरों सहित दिल्ली में आयोजित होने वाले इस खेल आयोजन को लेकर तैयारी भी लगभग पूरी है। खिलाड़ियों के लिए स्टेडियम में हर तरह की सुविधा से लेकर खेलों से जुड़ी हर जरूरत का ध्यान रखा जा रहा है। पूरी तैयारी हो चुकी है। हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा स्वयं हर जगह जाके उसका इंस्पेक्शन भी किया गया है, उनका सुझाव भी दिए गए हैं। तो सारे तैयारी हम लोग सारे विभाग, बिहार सरकार का सारे विभाग मिलके इसका तैयारी किए हुए हैं। बिहार में पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स आयोजित हो रहे हैं। इस खेल महाकुंभ में खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ सहित लगभग 10,000 लोग शिरकत करेंगे। ऐसे में कोशिश की गई है कि देश भर से बिहार पहुंचे खिलाड़ियों की हर जरूरत का ध्यान रखा जाए। फैसिलिटीज तो यहाँ पे बहुत अच्छा है और अब सेफ्टी भी अच्छी है और अभी तक तो सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा है और मतलब आशा करूंगी आगे भी चलता रहे। अभी तक कोई परेशानी नहीं है हम लोगों को। बहुत सारे वॉलेंटियर्स भी है, बस भी है वहाँ से होटल से यहाँ पे आने के लिए, मतलब कि बहुत ठीक ठाक है सब कुछ। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का ये 7वां संस्करण है। खेलों का आयोजन बिहार के 5 शहरों पटना, गया, भागलपुर, बेगूसराय और राजगीर में होगा। वहीं कुछ खेल दिल्ली में भी आयोजित होंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मंच सज चुका है और बिहार तैयार है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की मेजबानी के लिए। पूरे देश भर से 8,500 से अधिक एथलीट यहां अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। वहीं इन खेलों को लेकर के तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। कोशिश यही है कि हर मोर्चे पर तैयारी पूरी रखी जाए ताकि खिलाड़ी यहां से एक सुखद अनुभव लेकर अपने घर वापस लौटें। कैमरामैन शिव के साथ मैं सुशील कुमार, डीडी न्यूज, पटना। और इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।